नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ नमक के बारे में पढ़ेंगे और इनकी जो लेखिका है, रचनाकार है, वो रज़िया सज्जाद ज़हीर है। और इस पाठ के माध्यम से भारत पाक विभाजन के बाद जो दोनों सरहदों की तरफ जो लोग विस्थापित हुए और दोबारा से पुनर्वासित जो वहाँ पे जमे, उन लोगों के दिलों को जो टटोलती जो है, ये एक मार्मिक कहानी है। और दिलों को टटोलने की कोशिश में अपने पराए देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। और यहाँ पर जो ये पाठ का शीर्षक है नमक, जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको जो इसकी सार्थकता है वो समझ आएगी कि इस पाठ का नाम नमक क्यों रखा गया है। और यहाँ एक शॉर्ट में बता दूँ कि विस्थापित होकर आई जो सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है। जैसा कि आप जानते हैं, जो लाहौर है वो पाकिस्तान में आता है। वो लाहौर की रहने वाली थी, लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जो है वो यहाँ आ गई और उसके बाद वो लाहौर को ही अपना वतन मांगती है और सौगात के तौर पर वहाँ से नमक लाए जाने की फरमाइश भी करती है। यानी वहाँ पर कोई जा रहा है तो उनसे वो नमक की भी फरमाइश करती है। और किस तरीके से लोग अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, कि अगर वो पाकिस्तान से अब यहाँ आ गए हैं और वो वहाँ की चीज़ें मिस कर रहे हैं और वो अपनी जगहों को जहाँ वो रहते हैं उन सब चीज़ों को वो मिस कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों की भावनाओं को यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से एक बॉर्डर जो है लोगों की भावनाओं को नहीं रोक सकती है। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के इस पाठ के और बढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं यही कहूँगी, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए, पाठ को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथ ही साथ मैं यही कहूँगी कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल पे विजिट तो करते हैं, मेरी वीडियो पर स्टे भी करते हैं, बट वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो छात्रों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं CBSE बोर्ड के बाद और अदर बोर्ड्स की भी वीडियो जो है अपलोड करना शुरू करूँगी। और भी किसी तरह के आपको कोई कमी लगती है, कोई खामी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो के एंड में वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब जैसा कि पाठ के इंट्रो में, मैंने अध्याय के इंट्रो में आपको बताया कि किस तरीके से जो लोग हैं भारत पाकिस्तान के विभाजन होने के बाद भी उनके दिलों में जो भावनाएं हैं उनको बहुत ही मार्मिक तरीके से अभिव्यक्त किया है। और लोगों के मन में आज भी अपने जन्म स्थान के प्रति एक असीम प्यार जो है समाया हुआ है। तो उसे याद करके वे अतीत की मधुर यादों में खो चुके हैं। यानी कि अगर वो पहले भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, पूरा एक राष्ट्र था, तो जब वो लाहौर में अगर रहते थे और अब वो भारत में आ गए हैं, तो वो अपनी जगहों पर जहाँ उनका जन्म स्थान है वो उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं और किस तरीके से अपनी अतीत की यादों में वो खो जाते हैं, मधुर स्मृतियों में वो खो जाते हैं। इस पाठ के माध्यम से हम इस चीज़ों को देख सकते हैं। पाठ बहुत आसान है, सरल भाषा है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत चीज़ों के अंदर आपको घुसने की ज़रूरत है। आप एक बार स्टोरी सुनेंगे, एक बार आप समरी सुनेंगे, आपको पाठ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ चैप्टर के एंडिंग में मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूँगी। एक सिख बीवी को भारत में रहते हुए लंबा अरसा हो गया, पर वह अभी भी लाहौर को अपना जो है वतन मानती है, अभी भी लाहौर को ही अपना देश मानती है। साडा लाहौर, यानी पंजाबी में वो बोल रही है साडा लाहौर। साफिया एक लेखिका है और वो साफिया से, जो एक लेखिका है, वो उससे कहती है कि साडा लाहौर, वह लाहौर में बसे अपने भाइयों से मिलने जा रही है। और जो साफिया है वो खुद एक लेखिका है और जो लाहौर में उसके भाई है, जो बसे हुए हैं, जो वहाँ रहते हैं, वो उनसे मिलने जा रही है। साफिया सिख बीवी से पूछती है, आप लाहौर से कोई सौगात मांगना चाहें तो मुझसे हुक्म दीजिए। यानी साफिया लाहौर तो जा ही रही है और सिख बीवी जो है लाहौर को बहुत मिस करती है, तो वो उनसे पूछ रही है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए ले आऊँगी। तो इस पर सिख बीवी उनसे अपनी फरमाइश बताते हुए आहिस्ता से कहती है, बहुत धीरे से कहती है, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। अब जो लाहौरी नमक है, ऑब्वियस सी बात है, कस्टम लगने लग जाता है भारत में। अगर कोई चीज़ बाहर से आएगी, वो भी पाकिस्तान से, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और जो नमक है वो इलीगल है यहाँ पर लाना। तो अभी भी उनके मन में अपने वतन की जो चीज़ें हैं, विशेषकर जो नमक के प्रति उनका मोह बना हुआ है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। लेखिका उन्हें लाहौरी नमक लाने का वायदा करती है। लेखिका को पता ही ये इलीगल है, फिर भी वो उन्हें प्रॉमिस करती है। वह अपने वायदे को जोखिम उठाकर पूरा करती भी है और अपने इस प्रॉमिस को वो पूरा भी करती है, जोखिम भी उठाती है। लेखिका लाहौर में 15 दिन तक रुकी।
ये 15 दिन मौज मस्ती और भाइयों दोस्तों की खातिरदारियों में कब बीत गए पता ही ना चला। उन्हें काफ़ी सौगातें दी गई, उन्हें बहुत से उपहार दिए गए। लेखिका के सामने सबसे बड़ी समस्या उस कागज़ की पुड़िया को लेकर थी जिसमें लाहौरी नमक था। स्टोरी बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है, आप समझ रहे होंगे। इसके बारे में लेखिका ने अपने उस भाई से पूछा जो पुलिस अफसर था, और जो साफ़िया थी उसने अपने भाई से पूछा जो पुलिस अफसर था। उसने कहा कि नमक ले जाना गैर कानूनी है, पर लेखिका नमक ले जाने पर तुली थी, क्योंकि लेखिका जानती थी कि जो सिख बीवी थी वो लाहौर से और लाहौर की चीज़ों को कितना मिस करती है, कितना उनका कनेक्शन यहाँ बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छी है। तो वो किसी भी तरीके से उस नमक को ले जाना चाहती थी। वह नमक को चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी बल्कि बताकर ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो एक अच्छी नीयत से नमक ले जा रही थी, वो कोई इलीगल काम नहीं कर रही थी, तो इसलिए वो बताकर ले जाना चाहती थी। उसका कहना था कि आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान हैं, वह कोई स्मगल या ब्लैक मार्केट का सामान तो नहीं ले जा रही। भाई अपनी बहन की तर्कों के सामने चुप होकर रह गया। अगले रोज़ यानी अगले दिन लेखिका को भारत के लिए रवाना होना था। उसने अपनी चीज़ों की पैकिंग की। एक टोकरी में एक दोस्त के द्वारा सौगात में दिए हुए कीनू थे और नमक की पुड़िया बच गई थी। यानी लेखिका जो थी भारत जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रही थी, तो किसी फ्रेंड ने उसको कीनू भी दिए थे। उसने सब कुछ पैकिंग कर ली, सिर्फ नमक की पुड़िया ही बच गई थी। उसने नमक की पुड़िया को कीनुओं की टोकरियों में सबसे नीचे रख लिया और निश्चिंत हो गई। उस दिन मार्च की सुहावनी रात थी। तकरीबन 1:30 बज रहे थे। ताज़ी हवा खिड़की से आ रही थी। यहाँ लेखिका के 3 सगी भाई थे। बाप की कब्र थी, भतीजे भतीजियाँ थी। यानी लेखिका जो थी वो भारत में रहती थी और पाकिस्तान वो अपने भाइयों से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से मिलने आई थी। तो यहाँ उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि उसके 3 जो थे सगे भाई थे। उसके पापा की जो दरगाह थी, जो कब्र थी, वो उनके घर के सामने ही थी। भतीजे भतीजियाँ थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, पर इन सब के बीच में सरहद का जंगला था। जंगला था यानी सरहद के बीच जो भारत पाक के बीच जो जंगला लगा, एक बॉर्डर खींची हुई है, वो थी जो कस्टम कहलाता था और जिसको कस्टम कहते थे। कल वह लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है कि वह साल भर बाद फिर यहाँ आए, और यह भी हो सकता है कि वह यहाँ कभी ना पाए, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि कब इन दोनों देशों की सरकार के बीच किस तरह की कोई कहासुनी हो जाए, किस तरीके के कोई नए नियम कानून लागू हो जाए। तो वो कहते हैं अगले साल ही आना हो पाएगा, और आए क्या पता ये भी हो कि वो कभी आ ही ना पाए। मतलब वो इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रही थी, लेकिन वो मिस भी कर रही थी कि अब उसे यहाँ से जाना होगा। जब साफ़िया का सामान अब स्टोरी आगे बढ़ती है। सुबह हो चुकी है और वो इंडिया के लिए, भारत के लिए रवाना हो चुकी है। जब साफ़िया का सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा, तब उसने फैसला किया कि वह मोहब्बत का तोहफ़ा यानी नमक जो है चोरी से छिपा कर नहीं ले जाएगी, क्योंकि वो अपना जो सिख बीवी थी उसके प्यार को और उसकी यादों को और साथ ही साथ जो तोहफ़ा था उसको वो चोरी छुपा नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो कोई गलत काम नहीं कर रही थी। उसने बैग से नमक की पुड़िया निकाल कर एक हैंड बैग में रख ली। अब वह कस्टम अफसर के सामने पहुंची, तब उसने उससे पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उसने अपना वतन दिल्ली बताया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो एक कस्टम ऑफिसर से टकराई, यानी बातचीत हुई, और उसने लेखिका ने उनसे पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने अपना वतन जो है दिल्ली बताया। लेखिका ने स्वयं को लखनऊ की बताया। लेखिका ने हैंडबैग से नमक की पुड़िया निकाल कर उसके सामने रख दी। यानी उसने पहले उसके साथ एक कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की कि वो पहले भारत में रहता था, लेकिन अब वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में काम करता है, तो अब वो अपनी उस जगह को मिस करता है। तो एक तरीके से एक बॉन्डिंग पहले उसने क्रिएट की कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, हाँ मैं भी वहाँ की रहने वाली हूँ। और उसके बाद उसने क्या किया, अपने बैग से जो नमक की पुड़िया थी उसको निकाल कर उसके सामने रख दी। कस्टम अफसर ने साफ़िया की बात सुनकर नमक की पुड़िया को साफ़िया के बैग में रख दिया और यह भी कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उस खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। यानी वो कस्टम ऑफिसर के साथ लेखिका ने एक बॉन्डिंग बनाई, उसको सारी सच्चाई बता दी। और जब कस्टम ऑफिसर ने कहा कि जब आप जाएंगी तो जामा मस्जिद पे मेरा सलाम कहिएगा, क्योंकि जामा मस्जिद आप लोग जानते हैं दिल्ली की सबसे बड़ी जो मस्जिदों में वो गिनी जाती है। और उसने ये भी कहा कि जिनके लिए आप ये नमक ले जा रही हैं उनसे कहिएगा कि आपका जो वतन है अभी भी लाहौर है, मेरा वतन अभी भी दिल्ली है, और आप पेशेंस रखिए, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये उस समय की बात है जब स्टार्टिंग में
देश विभाजन हुआ था। तो लोग जो थे बहुत ज़्यादा मिस करते थे। उसके बाद तो उनके बच्चे वगैरह हो गए और सब यहीं जन्म ले रहे हैं और वो लोग पाकिस्तान में, तो वो उनकी जन्मभूमि हो गई। उम्मीद कर रही हूँ चैप्टर आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। लेखिका की रेल अटारी से चलकर अमृतसर जहाँ पहुँची, दोनों जगहों में काफ़ी समानताएं थी, यानी दिखने में या कह सकते हैं कि भौगोलिक तौर पर या किसी भी तौर पर वहाँ पे काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी। अमृतसर में कस्टम वालों ने उसके सामान की जांच की। वहाँ एक बंगाली कस्टम ऑफिसर था। उससे लेखिका ने कहा, देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। यह कहकर उसने नमक की पुड़िया उसकी ओर बढ़ा दी। वह कस्टम अधिकारी लेखिका के प्लेटफॉर्म के एक सिरे तक बने कमरे में ले गया। वहाँ उसे एक कुर्सी पर बिठाया और 2 अच्छी चाय मंगवाई। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और एक किताब निकालकर लेखिका को दिखाई। यानी सिमिलैरिटीज़ कैसे कि लोग अभी भी जो है अपने देश के साथ, अपने वतन के साथ, अपने स्टेट के साथ अभी भी एक बॉन्डिंग बनाए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी और कंट्री में रह के, किसी और राष्ट्र में रहकर काम कर रहे हैं उस राष्ट्र के लिए, लेकिन दूसरे राष्ट्र में जहाँ उनकी जन्मभूमि है उसको भी वो मिस करते हैं। उसके लिए भी अपनी एक मार्मिक भावना को, अपनी एक इमोशंस को अभिव्यक्त करते हैं। और जो वो कस्टम ऑफिसर था उसने भी क्या किया, लेखिका को एक अलग से रूम में ले गया। वहाँ पे उसके लिए चाय मंगाई, उसके लिए एक बुक दिखाई और उसके टाइटल वाले पृष्ठ पर लिखा था, शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। इससे लेखिका को पता चला कि वह महाशय ईस्ट बंगाल के हैं। उन महाशय ने बड़े गर्व के साथ बताया, मेरा वतन ढाका है। वे बंटवारे के समय वहाँ आए थे। वह 12-13 साल का रहा होगा। यहाँ आने के ठीक 1 वर्ष पहले उनकी सालगिरह पर उनके बचपन के दोस्त ने यह किताब भेंट में दी थी। वे ढाका के डाब की याद करते हैं। अपनी ज़मीन, अपने पानी की यादों में खो गए। उठते वक्त उन्होंने नमक की पुड़िया साफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। साफिया वतन की बात को सोचती रह गई कि किसका वतन कहाँ है, कस्टम के इस तरफ या उस तरफ। तो इस तरीके से ये पाठ बहुत आसान है। यहाँ लोगों के इमोशंस को दिखाया गया है कि चाहे वो अब उनका देश कुछ और हो गया, राष्ट्र कुछ और हो गया, लेकिन अभी भी वो अपनी जन्मभूमि को मिस करते हैं, जहाँ उनका बचपन बीता है, जहाँ वो पढ़े लिखे हैं, जहाँ वो रहे हैं, जहाँ उनकी शादियाँ हुई हैं, सब चीज़ों को वो मिस करते हैं। और उनकी जो बॉन्डिंग है वो विभाजन होने के बाद भी उसके प्रति ख़त्म नहीं हो रही है। तो नमक के माध्यम से ये पाठ जो है लेखिका ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया है और अपनी एक मार्मिक स्टोरी को यहाँ पर उजागर किया है। आशा करती हूँ पाठ बहुत आसान है, आपको बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोशिश कीजिएगा कि कोई डाउट हो तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो अब आइए हम प्रश्नोत्तरों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न 1 है कि साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि साफिया के भाई ने आपके साथ, आपको स्क्रीन पे आंसर दिख रहे होंगे, आप उन्हें भी पढ़ लीजिए और मैं भी एक जनरल सी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि वो ऑलरेडी कस्टम अधिकारी था, तो जो नमक ले जाना था, चोरी छुपे ले जाना एक गैर कानूनी चीज़ थी और इसलिए उसने मना कर दिया था। और ये एक इलीगल भी था नमक ले जाना। और दूसरा, कस्टम अधिकारियाँ जो थे पूड़ियाँ निकल जाने पर और भी सामानों को बिखेर देते। साथ ही साथ भारत में ऑलरेडी बहुत नमक है तो नमक की कोई कमी नहीं है। तो ये सारे रीजंस थे। मेन रीज़न यही था कि इलीगल था, इसलिए उसके भाई ने उसको नमक ले जाने से मना किया। दूसरा है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में क्या द्वंद्व था, यानी क्या कश्मकश चल रही थी। जब भावना के बदले बुद्धि हावी होने लगे तो साफिया का मन द्वंद्वग्रस्त हो गया। यानी इमोशंस कहते हैं कि नमक ले जाना चाहिए, लेकिन बुद्धि कहती है कि अगर मैं पकड़ी गई तो मेरे साथ मतलब बहुत बदनामी होगी, बहुत गलत होगा। मैं सोचने लगी कस्टम वाले पुड़िया ले जाने देंगे या नहीं। यदि उसे ना जाने दिया तो उसके वायदे का क्या होगा, वही वायदा जो उसने सिख बीवी से किया। साफिया जो कि सैयद थी, इसलिए उसने सोचा कि यदि नमक ना ले गई तो क्या होगा, क्योंकि सैयद लोग कभी भी वायदा नहीं तोड़ते। ये तो एक लॉजिक भी है, नहीं बनता, ठीक है होता होगा, लेकिन मेन रीज़न ये था कि उसने जो था उनसे वादा किया था और वो अपने वादे को, प्रॉमिस को तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए जो था वो उस नमक को लेकर जाना चाहती थी। प्रश्न 3 है, जब साफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे।
तो साफिया अमृतसर पुल चढ़ रही थी तो उधर कस्टम ऑफिस निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सिख बीवी का प्रसंग छिड़ने पर उन्हें अपने वतन की याद आ रही थी। वे सिख बीवी व सफिया की भावना से प्रभावित थे। उन्हें दूसरी जगह आकर अपने वतन की चीज़ें बहुत याद आ रही थी। राजनीतिक उद्देश्यों ने सबको एक दूसरे से जो था अलग कर दिया था, तो वो उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे थे। लाहौर अभी वतन उनका वतन है और दिल्ली मेरा ये मेरा वतन है। जैसे उद्गार किसी सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं कि यही कि चाहे भूगोलिक राजनीतिक परिस्थितियों ने देश की सीमाओं को विभाजित कर दिया, लेकिन जो लोगों के मन में जो अपने देश के प्रति और अपनी जनस्थान के प्रति जो भावनाएं हैं वो कभी भी व्यक्त नहीं हो सकती, कभी भी बट नहीं सकती। उनमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। जो जहाँ रहता है उसको वो जगह हमेशा ही प्यारी रहेगी। अगला प्रश्न है, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो उसकी निम्नलिखित विशेषता है, वो भावुक थी क्योंकि उसने सफिया सिख बीवी की भावनाओं को वो समझती थी और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गैर कानूनी जो काम था यानी नमक ले जाना गैर कानूनी काम था, उसने फिर भी वो रिस्क लिया। वो वायदे की पक्की थी, उन्होंने उसके वायदे को पूरा किया। व्यवहारिक साफिया वो बहुत व्यवहारिक थी, यानी प्रेम के तोहफे को चोरी से नहीं ले जाना, बहुत प्रैक्टिकल थी, चोरी छुपे नहीं लेना चाहती थी, वो उसको सबको बताकर ले जाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जमीन और जनता बट नहीं जाती है, उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि कीजिए। तो राजनीति और कूटनीति के चलते देश के टुकड़े हो जाते हैं, देश कई टुकड़ों में बट जाता है। भारत भी कूटनीति का शिकार रहा है। भारत आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के कारण 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन सौभाग्य इस बात का है कि लोगों के दिलों में किसी भी प्रकार की दरार नहीं खींची है। लोग आज भी एक दूसरे से मिलते हैं, उनकी वही भाईचारा और प्यार कायम है। हिंदुस्तान में इन दोनों देशों के नागरिक आते जाते हैं, यहाँ से नागरिक इन देशों में जाते हैं, वे एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं। अगला प्रश्न है, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता की आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला है कैसे? यानी पाठ का नाम ही नमक है और नमकीन स्वाद यहाँ पर कहा गया है। तो नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है, उनके प्रेम और स्नेह का स्वाद है। वह स्वाद में अपनापन है, लेखिका का अपने भाइयों परिचितों से स्नेह की, सिख बीवी का लाहौर से लगाव, कस्टम अधिकारियों का दिल्ली व ढाका से जुड़ाव, ये सब दोनों देशों की जनता के बीच स्नेह को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ प्रश्न उत्तर भी समाप्त होते हैं। पाठ बहुत ईजी था, तो ऑब्वियस है किसी भी फॉर्म में प्रश्न आ जाए आप अटेम्प्ट कर लेंगे। और आशा करती हूँ चैप्टर आपको क्लियर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।